नमाज पढ़। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गुड इवनिंग। खैर हमारा जो है वो अक्टूबर की आज लास्ट वर्कशॉप होने जा रही है। मिस कैरिज के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हमें हमारी मैम बताएंगी। तो आप सब लोग ने कोशिश करनी है कि अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखने हैं। क्वेश्चंस इंशाल्लाह आप लोगों के जब दोबारा से लिंक ओपन होगा तो तब होंगे, ठीक है। और सेम लिंक के साथ आप लोगों ने आना है आफ्टर 40 मिनट्स, जब लिंक एक्सपायर हो जाए। तो हमारी एकेडमी जो रजिस्टर्ड है वो मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ है। जो सर्टिफिकेशन आप लोगों को बेसिकली प्रोवाइड की जा रही होती है वो यहाँ से करवाई जा रही होती है। उसके बाद जी हमारा ये पोस्टर था जो आप लोगों ने देखा, यकीनन गूगल फॉर्म भी फिल किया होगा। और उसके साथ साथ हमारी एकेडमी के डॉक्टर्स की टीम है जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं, ब्रेस्ट सर्जन हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारी, जैसे अब डॉक्टर शाहिदा हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो उसके अलावा हम लोग ना सिर्फ एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, एजुकेशन तीनों पे काम किया जा रहा है। ये हमारे एकेडमी के होस्ट हैं जो कि न्यूट्रिशन के स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर को इनवाइट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टार्ट करवा दें। थैंक्स जी, थैंक यू सर। आपने अपना एकेडमी का को इंट्रोडक्शन है वो तो आपने करवा लिया है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मिस कैरेज। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन, क्योंकि मिस कैरेज और एबॉर्शन में बहुत डिफरेंस है, तो मैं सिर्फ मिस कैरेज पे बात करूंगी। तो अकॉर्डिंग टू WHO, मिस कैरेज इज डिफाइंड एज gestation एज loss occurs before 20 completed weeks of gestation. 20 वीक्स से बिफोर अगर हो जाए। fetal weight, the expelled embryo of fetus weighs 500 grams or less. Sign of life, there are no sign of life at the time of expulsion. ओके। अंडरस्टैंडिंग मिसकैरेज, जैसे हम लोग ज्यादातर हमारे पास एक मिसकंसेप्ट है, तो miscarriage is not reflection of maternal actions. It occurs due to factors which are beyond control, such as fetal development issues. ये बाद में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस। टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस, सबसे पहले जो है मिस्ड मिसकैरेज, प्राइमरी प्रेगनेंसी लॉस अकर विदाउट सिम्टम्स, सिर्फ इट इज कंफर्म बाय अल्ट्रासाउंड वेयर इट शोज नो हार्ट बीट। इसको एक एक को फिर मैं बाद में भी आपको बताती हूँ। उसके बाद आता है, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आता है कंप्लीट मिसकैरेज। यूट्रस इज एम्प्टी आफ्टर लूजिंग द प्रेगनेंसी। उसको हम कैसे करते हैं? फिजिकली भी करते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट डायग्नोसिस। उसके बाद होता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। सम प्रोडक्ट्स रिमेन इन द यूट्रस और सम प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड। इट इज मोर डेंजरस। रिकरेंट मिसकैरेज जो है, when some organization says that two or three, but we consider when there are three consecutive miscarriages, तो इसको हम करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज। अफेक्ट्स अबाउट 1% ऑफ कपल्स। इसके बाद होता है थ्रेटेन मिसकैरेज, इट इज मोर कॉमन। उसमें क्या होता है? देयर इज ओनली ब्लीडिंग बट सर्विक्स इज क्लोज, और कोई मतलब 50% जो है वो कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी को। इनएविटेबल ब्लीडिंग एंड क्रेम विथ सर्वाइकल डायलेटेशन, और उसमें तो मिसकैरेज मतलब हो ही जाता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए व्हेन वन इज प्रेग्नेंट। तो मिसकैरेज के साइंस क्या होती हैं? सबसे पहले पेन होता है, मॉर्निंग सिकनेस जो पहले हो रही होती है, जो हमल की जो प्रेगनेंसी की जो निशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, और पासिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम वजाना, समथिंग लगता है कि आ रहा है। उसके बाद कभी कभी सिर्फ स्पॉटिंग होती है, धब्बा लगता है। मोर क्लॉट्स देन रेगुलर पीरियड्स, पता नहीं चलता कि पीरियड्स हैं या क्या है, तो वो मतलब
समझ आ जाता है पेशेंट को कि देयर इज गोइंग समथिंग, और उसी वक्त शी हैज टू सी द डॉक्टर। अगर ग्लोबली हम स्टेटिक्स ऑफ मिसकैरेजेस देखें ग्लोबली, 10 to 20% of all known pregnancies, known pregnancy means के which has been diagnosed before, वो end in miscarriage. 80% of miscarriages occur within the first 3 months of pregnancy, up to 13 weeks. 80%. Less than 5% occur after 20 weeks gestation. अब इसके स्टेटिक्स जो है वो डिफरेंट है हर कंट्री के। मैं पाकिस्तान के स्टेटिक्स बता रही हूँ कि पाकिस्तान में एनुअली द एस्टिमेटेड एनुअल मिसकैरेज रेट इज 29 per 1000 वुमेन एज 15 to 49 इन पाकिस्तान में ज्यादा है, उसके अपने फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में जो अगर सबसे स्पेशली, ये तो ग्लोबली भी फैक्टर्स हैं, लेकिन स्पेशली जो पाकिस्तान का जो मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सोशो इकोनॉमिक and systemic factors. We know rural residency, poverty, limited access to quality health care in rural areas, low education, especially in women, और women इतनी empower नहीं है जो जाकर अपना प्रॉब्लम बता सके। डोमेस्टिक वायलेंस स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ मिसकैरेजेस, ये भी मतलब एविडेंस बेस्ड है। कल्चरल बैरियर्स, प्रेफरेंस फॉर होम बर्ड्स, स्टिग्मा अराउंड मिसकैरेज, जिसको बच्चा जाया हो जाता है, एवरीवन नोज दैट always the female is understood that she is accountable for this. Inadequate healthcare infrastructure, हमारे पास shortage of skilled professionals and resources in rural areas. Rural areas में we don't have, अगर हैं भी तो वो इतनी नहीं है कि उसको कुछ हम कर सके। उसके बाद मेडिकल फैक्टर्स हो जाते हैं जो हर जगह पर होते हैं, वो कुछ सही होने वाले होते हैं, कुछ हमारे सही हम नहीं कर सकते। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, congenital conditions, cervical incompetence, hormonal disorders, poorly managed diabetes and thyroid disorder. सबसे ज्यादा जो मिसकैरेजेस होते हैं वो थायराइड और डायबिटीज में होते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, रैंडम ये नॉन प्रिवेंटेबल है। सबसे ज्यादा बड़ा हमारे पास है शॉर्ट इंटरवेल प्रेगनेंसी, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एनवायरमेंटल हैजर्ड्स प्ले स्ट्रॉन्ग रोल। एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एक स्टडी में पढ़ रही थी, तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स में हम पानी पीते हैं, दे आल्सो कंटेन सम पेस्टिसाइड्स, कुछ सम टॉक्सिन्स जो इसको मिसकैरेज को करते हैं। रिस्क फ्रॉम हेवी मेटल्स एंड टॉक्सिन्स, रेडिएशन को, जो लोग रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करती हैं औरतें, तो उनको एक्सपोजर जो रेडिएशन हो जाए तो उनमें भी ये मिसकैरेजेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल लाइफ स्टाइल फैक्टर। पाकिस्तान में भी नो के तकरीबन 50% औरतें जो हैं वो उनमें आयरन डिफिशियंसी होती है। लैक ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ये भी अभी एक स्टडी आई है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है वो मिसकैरेज करवाती है। अनरेगुलेटेड रेमेडीज, जो हमारे पास पाकिस्तान में कॉमन है कि हर्बल और लोकल मेडिकेशंस कोई किसी दाई से ले ली, कुछ जो भी है ये फेथ हीलर होते हैं उनसे ले लेते हैं। स्मोकिंग, एक्सेसिव कैफीन एंड ड्रग अब्यूज। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मेटरनल एज, risk of miscarriage increases significantly with the age, particularly in women or 35 or over. The risk of increase sharply to over 50%. अब इसका क्या है, क्योंकि जब जो ये वुमेन में भी होता है, मेन का भी अगर हो जाए ओवर 50 ईयर्स, तो जो ओवम है, वो जो एग्स पैदा होते हैं, वो जो है वो उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और जो स्पर्म होते हैं उनकी जो डीएनए है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो मेटरनल एज और पैटर्नल एज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओबेसिटी, ये भी है कि जो ज़्यादा ओवरवेट है उनमें मिसकैरेज ज़्यादा होता है।
Poor nutrition, it is also known because it's not normal. Leading to underweight status can also be a factor. Previous miscarriage. A history of previous miscarriage is a significant predictor for future pregnancy. अगर कोई एक को हो गया तो we have to see कि भाई अगर इसको second pregnancy हो जाती तो उसको she needs special attention. Infections, UTI को हम इग्नोर कर देते हैं इसमें प्रेगनेंसी में, और ये मोस्ट कॉमन जो है इसमें मिसकैरेज करवाती है. बाकी इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड है, मिसकैरेज करता है, रूबेला है, ये सारी चीजें जो है ये इन्फेक्शंस जो होती हैं ये सिस्टम के साथ साथ प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करती हैं. ये हो गया है पोorly मैनेज डायबिटीज. अब हम आते हैं कि मिस्ड मिसकैरेज. मिस्ड मिसकैरेज हम किसको कहते हैं? साइलेंट, पता नहीं होता औरत को. और मिस्ड miscarriage is also known as silent miscarriage occurs when a fetus has died or failed to develop. The body does not expel the pregnancy tissue. इसकी हम ऐसे मिसाल देते हैं औरतों को कि घर तो बन गया है लेकिन उसमें कोई बंदा नहीं आया है, यानी कि घर बना दिया चिड़िया लेकिन चिड़िया नहीं आई है, तो इसको मिस्ड कहते हैं. जेस्टेशनल एज बन गया, जेस्टेशनल सेक बन गया, लेकिन ना उसमें घर का जो फर्द होता है जिसके लिए वो बनाया गया वो आया ही नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता. इट इज ऑलवेज डायग्नोस बाय, उसमें पता रूटीन चेकअप पे जब जाती है पता चलता है कि भाई उसमें फीटस जेस्टेशनल एज जो पड़ा हुआ है वो खाली है, और कभी कभी उसको थोड़ी सी ब्राउनिश और ब्लैकिश डिस्चार्ज होता है. उसकी वजह से जब वो पेशेंट डॉक्टर को विजिट करती है फिर पता चलता है कि भाई वो तो बच्चा बढ़ नहीं रहा. और जो जेस्टेशनल सेक होता है उसकी जो एज होती है जो हम करते हैं काउंट, इट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द जेस्टेशनल एज जो जेस्टेशनल सेक की होती है. प्रीनेटल चेकअप पे विथ एन अल्ट्रासाउंड पे ये डायग्नोस होता है. देयर इज नो फीटल हार्ट बीट एंड प्रेगनेंसी इज मेजरिंग स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड. जैसे जितना अगर 9 वीक्स की प्रेगनेंसी जेस्टेशनल एज उसको है लेकिन सेक जो है वो हमारे पास 6 वीक्स का आएगा. मतलब इसमें ये इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑप्शंस. सबसे पहले ये एक रूल है कि वेट अलाउंग द बॉडी टू नेचुरली एक्सपेल द टिश्यू विच कैन टेक सेवरल वीक्स. वो पेशेंट पे डिपेंड करता है वेदर शी इज रेडी और नॉट. उसके बाद medication, taking medication to induce the miscarriage and help the body to pass the tissues. अगर उसके बाद भी नहीं होता पेशेंट वरीड हो जाती है कि मेरे और एक मिथ है कि भाई बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ ये है, तो देन वी हैव टू गो फॉर लाइक अ डीएनसी डायलिटेशन और सर्जरी. लेकिन आजकल डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज को बहुत ज़्यादा मना किया जाता है, उसके नुकसान ज़्यादा है. आजकल मैनुअल वैक्यूम एक्सपायरेशन जो है वो ज़्यादा, मतलब फॉरेन कंट्री में भी हम भी यहाँ पर वही करते हैं ज़्यादातर. उसके बाद अब कौन से टाइम पे किस तरीके के मिसकैरेज होते हैं. सबसे पहले हम आते हैं थ्रेटेंड. थ्रेटेंड माना डराना. बच्चा हमें डरा रहा है कि मैं निकल रहा हूँ लेकिन वो निकलता नहीं है. A complication in early pregnancy characterized by vaginal bleeding, pelvic pain जरूर होता है थोड़ा बहुत, and with an ultrasound confirming the pelvic the pregnancy is still viable. fetal heartbeat भी होती है. एंड सर्विक्स क्लोज, इसकी मेन है सर्विक्स क्लोज. थ्रेड कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन वो उसको हम मैनेज कर लेते हैं. 50% जो है वो मैनेज हो जाते हैं. Importantly, an examination ultrasound confirm that pregnancy is still in place and cervix is closed. क्योंकि इनकी थ्रेटन की और एक्टोपिक की जो बात होती है ना उसमें बड़ी गड़बड़ होती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड मस्ट होता है कि जो ब्लीडिंग और पेन हो रहा है वो प्रेगनेंसी यूट्रस में है या आउटसाइड यूट्रस है, इसको मतलब हमें कंफर्म करना पड़ता है. ब्लीडिंग स्लाइड not retroplacental and the cervix is closed, pregnancy is likely to continue. 50% कंटिन्यू हो जाती हैं. Prognosis, half of the miscarriage is resolved, allowing the pregnancy to continue while the other half progress to complete miscarriage.
The outcome is often unpredictable. मतलब अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी हम करते हैं, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन hope is always there. A confirmed heartbeat on an ultrasound significantly increases the chances of successful pregnancy. ये जो ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह, लेकिन वो सपोर्ट के लिए देते हैं, अदरवाइज अगर देखा जाए स्टेटिक्स कहते हैं कि इनका कोई वो नहीं होता। अब मैनेजमेंट हम इसका क्या करते हैं? देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेड मेडिसिन देते हैं कि भाई प्रोजेस्ट्रॉन की कमी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। हम उनको सिर्फ रिएश्योर, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेड रेस्ट, और ज़्यादा वो नहीं करते रॉ फूड्स वगैरह, और ओवर काउंटर मेडिसिन जैसे पेशेंट्स ले लेते हैं ना, किसी ने पेनाडाल ले ली, किसी ने पोनेस्टान ले ली, किसी ने ट्रांजामिन ले ली, तो वो हम कहते हैं कि इसमें नहीं, क्योंकि ये एक डरा रहा है और ये खुद ही सही हो जाता है। उसके बाद आता है इनएविटेबल। इसमें कंफर्म है कि प्रेगनेंसी जाएगी। अ टाइप ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस characterized by bleeding, cervix is open, meaning the process of miscarriage is in progress. It cannot be stopped. इसको हम नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वैसे ही जाना है। अब इसको हमने मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हम अल्ट्रासाउंड पे तो पेशेंट की सिम्टम्स तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड पे सर्विस ओपन हमें मिलती है, क्लॉट्स पेशेंट पास कर रही होती है। उसके बाद इनएविटेबल मिसकैरेज में सर्वाइकल डायलेटेशन होती है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन। वजाइनल ब्लीडिंग ऑफन हेवियर देन अ रेगुलर पीरियड एंड मे कंटेन ब्लड क्लॉट्स और टिश्यूज भी आ जाते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प, क्योंकि वो यूट्रस जो है वो पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, तो यकीनन यूट्राइन क्रैम्प्स और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। They can range from mild to severe, may be more intense than normal menstrual cramps. Pelvic pain वही कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमारे पास हो गए। फ्लूइड डिस्चार्ज, समटाइम्स क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो है सेक है, इट रप्चर्स और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाती है। डिसअपियरेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो नोजिया, टेंडरनेस और ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह, दे डिसअपियर। मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल जो मिसकैरेज है, it also depends on the patient's health, gestational age and personal preferences. Either she chooses medical, surgical option, often avoid to provide, क्योंकि एक चीज हो रही है तो she avoids to prolong emotional and physical stress. मेडिकल मैनेजमेंट जो आजकल है बहुत इफेक्टिव है, if the patient is willing, misoprostol। एक बात मैं कहूंगी, जो मिजोप्रोस्टोल है उसका जो डोजेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग उस पर नहीं करते, लोडिंग डोज देके फिर करते हैं तो वो इफेक्टिव होता है, लेकिन ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है जरूर। सर्जिकल मैनेजमेंट, इफ पेशेंट इज नॉट विलिंग एंड शी इज वेरी मच ब्लीडिंग, तो व्हाट वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज और सक्शन एस्पायरेशन, वैक्यूम का फॉरेन कंट्री में 14 वीक्स तक जो है वो ये वैक्यूम एस्पायरेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व डायलेटेशन यूजिंग अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जेंटली रिमूव, इसमें ना बेहोश करने की जरूरत होती है, ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है और बहुत सेफ होता है। डायलेटेशन क्यूरेटेज के अपने बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं रप्चर के, वो उसमें वो एक लंबा, उस पर तो एक अलग से सेशन हो सकता है। अगर दिस इज ऑफन नेसेसरी ऑप्शन इफ द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड 10 वीक्स जेस्टेशन, बिलो 10 वीक्स मेडिसिन से चला जाता है और पेशेंट को रीएश्योर करना होता है। और इफ देयर इज हेवी ब्लीडिंग और इफ मेडिकल एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट फेल्स, अगर मेजोप्रोस्टोल हमने दे दिए, वी हैव गिवन मेजोप्रोस्टोल, वी कैन रिपीट द मेजोप्रोस्टोल, बट problem is the patient is willing or not, and even we doctors, we are responsible to perform unnecessary dilatation and curettage. This is a fact. We don't give the time to the patient, तो ये एक I don't know. The procedure DNC is always should always be performed with anesthesia. जो MVA करते हैं
इट इज न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक के साथ होता है, उसमें जो है वो जरूरत नहीं होती कि हम वो करें। इसीलिए वैक्यूम एस्पायरेशन जो है बहुत सेफ होता है। डिस्पोजेबल इसके पूरी आती है, किट आती है, उसके साथ कर देते हैं। Expected management, watchful waiting. In some cases, a doctor may recommend waiting for the miscarriage to pass on, which can happen within a few weeks. लेकिन वो वेट करना बहुत मुश्किल होता है patient के लिए। उसके बाद आता है incomplete miscarriage. When some pregnancy cervix is open, some pregnancy tissues pass and some remain behind. It is very dangerous. While it is not possible to give an expected percentage of how many inevitable abortion lead to incomplete miscarriage, several factors इसके करते हैं, but this is more dangerous. Incomplete miscarriage आधे निकल गए, some factors are उधर। ट्रीटमेंट ऑप्शन वही है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट आपने कर ली है, अलाउ करें तो हो जाए। if patient is not depending upon the condition of the patient. In following a watch and wait approach, studies show that 80% of miscarriages before 8 weeks gestation will complete without intervention. ये we have to counsel the patient DNC से बचने के लिए। After expected management, on average 28% of patients who initially choose expected management required surgery. In some studies it was 44%। और मिजोप्रोस्टोल मेडिकल मैनेजमेंट में वो हम वजाइनली भी देते हैं, ओरली भी देते हैं। वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेल करती है, अपने जो प्रोडक्ट्स अंदर हैं उनको एक्सपेल करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर which I told DNC, this is often recommended by heavy bleeding or sign of infection, or if any other methods fail, we go for DNC. After medical management, if it fails, we go for this surgical management. Even with an initial surgical procedure like a dilatation curettage, a small percentage of patient, around 4%, एक स्टडी आई है उसमें दोबारा डायलिटेशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सम टिश्यूज जो है ना, क्योंकि इतनी अगर ज्यादा वो की जाए क्रश, जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं, इट विल एंड इन एशरमैन सिंड्रोम, रप्चर। तो उस वजह से डॉक्टर थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, तो अगर बच जाता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Complete miscarriage, common type of miscarriage before 12 weeks of pregnancy, when all the products of conception come in the hand. This is the complete miscarriage. This is a recurrent miscarriage when there are more consecutive miscarriages. It happens, इसकी एक पूरी एक बहुत लंबा टॉपिक था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये कहा था कि बता दूंगी कि इसमें ज़्यादातर बिफोर 6 वीक्स 8 वीक्स हो जाता है। कुछ मदर की एज होती है, इसमें कुछ जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हेरिडिटी में होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ऑटोमेटिकली सर्विक्स जो है ना वो ओपन होती है। हमारे पास जो है वो 1 to 5% जो पाकिस्तान में है रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। अगर हमें एग्जामिनेशन में पता चलता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज करवाते हैं। फास्फोलिपिड जो सिंड्रोम है वो भी आज के इट इज आल्सो ट्रीटेबल। इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम यू कैन नॉट ट्रीट, बट 80% patient with recurrent miscarriage, they can conceive and produce the can go up to full pregnancy. कॉलर इन्फेक्शन हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे पास प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में वी डोंट हैव एनी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इवन द जो हेल्थ केयर जो है वो पोस्ट एबॉर्शन केयर भी नहीं होती है। रेज अवेयरनेस अबाउट प्री नेटल केयर, हेल्दी लाइफ स्टाइल। वी हैव टू, ओबेसिटी है, कोई उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है, तो वी हैव टू एड्रेस दिस। स्मोकिंग है, अल्कोहल है,
poverty, education gives. We cannot remove the poverty, but we can give the education. Environmental safety and reduce domestic violence. Domestic violence, we have to raise awareness about all this. सबसे बेहतर strengthen and raise awareness about spacing between births. जो हम लोग नहीं करते वो हमें करनी चाहिए. Miscarriage, conclusion and support are common and often unavoidable. The woman who loses the pregnancy at any stage of gestational age, she not only goes through financial trauma, mental trauma, family support उसको नहीं करती है, कसूरवार उसको करवाया जाता है, तो we have to support the mother. मदर इज नॉट ओनली, क्योंकि मदर का तो कसूर ही नहीं है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट चाहिए होती है, उसको मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होती है, स्पेशली फ्रॉम फैमिली, और जो जो हमारे रिलेटिव्स और सोशल जो भी हैं वो हमें मतलब उन सबको वी हैव टू कंसोल द वुमेन शी इज पासिंग फ्रॉम द ट्रॉमा. One question is always asked whether I can get pregnant after a miscarriage. Yes, after miscarriage, you can get pregnant after miscarriages. Approximately 87% of women who experience miscarriage go on to have some pregnancies, normal pregnancies हो जाती हैं. ये उनको बताना ज़रूरी होता है. और जो की पॉइंट्स जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, ये नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ एनीथिंग, मदर चाइल्ड एवरीवन इज जो उनकी जो क्रोमोसोम्स एक की और उनकी मिलती हैं, उनकी जो एबनॉर्मल फ्यूजन होती है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी दे आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मदर फादर. इवन जो बच्चा मिसकैरेज हो रहा है उसका भी कसूर नहीं होता उसमें. एड्रेसिंग मेडिकल सोशल सोशोइकोनॉमिक लाइफ स्टाइल इशू कैन इम्प्रूव प्रेगनेंसी आउटकम. हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं. अच्छा, इसमें कि मल्टी सेक्टोरल एक्शन इज नीडेड टू रिड्यूस मिसकैरेज रिस्क इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक स्टिग्मा है, चलो इस औरत को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको छोड़ दो, ये नहीं. और सबसे बड़ी बात है पोस्ट एबॉर्शन केयर, जो हमारे पास है ही नहीं सवाए एक दो जगह के. तो पोस्ट एबॉर्शन केयर इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू कपल एंड फैमिली. एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उसको हमें देनी है पोस्ट एबॉर्शन केयर, और उसको बताना है कि व्हाट टू डू फॉर फ्यूचर बर्थ. अगर फ्यूचर बर्थ के लिए वो नहीं करेगी तो यकीनन उसको फिर वो हो जाएगा, और जो इसकी डेफिशिएंसी है तो एक लंबा प्रोसीजर है. तो इसमें ये आई थिंक इट इज फिनिश्ड. ओके, जी थैंक्स अ लॉट मैम. अच्छा, अभी 4 मिनट्स रहते हैं तो हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो कर लें जी अभी. जी भी अच्छा कर तो ले, अभी कर लो. जी जी ठीक है. अभी एक ने पूछा है जिसने अपने रियल नेम से नहीं ज्वाइन किया, वो पूछ रही हैं कि हाउ टू प्रिवेंट मिस कैरेजेस इन केस ऑफ पीसीओएस. यू हैव टू ट्रीट द पीसीओएस. एंड जो मैंने जो स्टडीज भी की हैं, तो पीसीओएस इज अ केस का काज ऑफ दिस मिसकैरेज. बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट यू शुड ट्रीट द पीसीओएस. जब पीसीओएस खत्म हो जाएंगे देन यू गेट प्रेग्नेंट. इट्स क्लियर. जी थैंक्स. अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है इन्हीं का कि इन विच मंथ विटामिन डी स्टार्ट टू इनटेक टू प्रिवेंट मिस कैरेजेस एंड इवन ड्यूरेशन आइदर वीकली डेली बेसिस और 15 डेज आफ्टर. जो न्यू स्टडीज आई हैं उसमें यह है कि 10,000 माइक्रोग्राम वाली जो आती है वो डिपेंड करता है, बिकॉज वी गो फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट तक कितनी कमी है उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी. तो विटामिन डी इज सेफ टू गिव टू द फ्रॉम द फर्स्ट वीक. जैसे फर्स्ट वीक 4 वीक्स कंप्लीट हो गए,
हम जाते हैं जो इनिशियल एंटीनेटल चेकअप के लिए जो टेस्ट करवाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कम है, कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सिर्फ 4 नैनोग्राम होती है, माइक्रोग्राम, तो हम उनके फिफ्थ वीक से ही शुरू कर देते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मतलब कितनी इसकी कमी है। जी लेकिन ये जी मैंने थैंक खुद भी देखा है कि बहुत ज्यादा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब मेरी अपनी क्लिनिक पर के मिसकैरेजेस होते हैं, तो हम तो दे जी देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये समझती हूँ कि विटामिन डी हो, फोलिक एसिड हो, विटामिन बी 12 हो, तो ये तो विटामिन है, हमें डेली बेसिस पे चाहिए। ये ऐसी कोई ऑफ मेडिसिन कोर्स, तो नहीं है कि हमें खसूसन किसी नो, बीमारी में चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल 100%। हम तो कहते हैं जब जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना बच्ची की, मिनार्की बिल्कुल। शुरू होती है ना, यू स्टार्ट फोलिक एसिड, यू स्टार्ट आयरन, यू स्टार्ट विटामिन यस। डी। तो वो बिल्कुल ऐसे। तो, लेकिन हमारा कंसेप्ट नहीं है फोलिक एसिड भी, उसका भी वो हम जब देते हैं जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है। यार हाँ प्रेगनेंसी जी। प्लानिंग करने से पहले 6 मंथ्स दो, हम्म। 6 मंथ्स। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि फोलिक एसिड जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाने के लिए है ना। अब वो एम्ब्रियो बन गया, न्यूरल ट्यूब बन गया, आप अब फोलिक एसिड दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। ना, वो तो वैसे भी शुरू से हमारे पास आपको है ना। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, हमारे पास फूड है, हमें तो हाँ, डेली तो बेसिस पे खानी चाहिए, चाहे मेल हो ये चाहे नहीं फीमेल करते हो। ना। मेन इशू ये है कि वो फोलिक एसिड, इवन अच्छी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना, वो फोलिक एसिड एम्ब्रियो बन गया बाद में दे रही है। अरे भाई, बाद में आप दे रही है तो इट्स ऑफ नो यूज। न्यूरल ट्यूब बन गया, सब कुछ बन गया 6 मंथ्स बिफोर। मैं तो मेरे पास जितनी लड़कियां आती हैं पेशेंट्स, मतलब कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उनको कहती हूँ अगर आप फोलिक एसिड शुरू कर दो, एक गोली तो है और सस्ती है, कौन सी है, विटामिन बी 12 कितने की है। अब क्योंकि वो फोलिक एसिड का सबसे जो ड्रॉबैक है तो वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, और हम ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स खाते। ओवर कुकिंग जो है वो फोलिक एसिड उसका डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए बेहतर है कि छोटी सी गोली खा लें। जी थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मजीद किसी ने पूछना होगा तो इंशाल्लाह ऑफिशियल ग्रुप में ना हम पूछ लिया जाएगा। तो नंबर मैंने सेंड कर दिया, मजीद भी किसी को डिटेल चाहिए होगी। डॉक्टर शाहिदा, बस आप ये बता दें कि ऑफलाइन आपका क्लिनिक हैदराबाद में है, ऑफलाइन भी आ मेरा सकते हैं हैदराबाद, हमारी अकेडमी की तरफ से? हाँ हाँ, मेरा मेरा हैदराबाद में गाजियाबाद। अच्छा, और आप वैसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रही हैं ऑडियंस